नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक्स, सारा रिवीजन, सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2020 वाली जो मुख्य परीक्षा है वो बहुत नज़दीक आ गई है और लगातार आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। यहाँ पर मॉक टेस्ट पेपर भी हल करते चलिए, इससे आपका सामान्य हिंदी वाला काम ठीक रहेगा। तो देखते हैं, ये टेस्ट नंबर 8 है। इससे पहले हमने 7 अलग अलग जो मॉक टेस्ट हैं उन्हें देखा है। वहाँ पे अवतरण, इसके अलावा पत्र लेखन, मुहावरे, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी शुद्धि, इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्नों को हल किया है। वही प्रारूप यहाँ भी है, लेकिन प्रश्न दूसरे हैं। तो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप कर सकते हैं उतनी कर लीजिए। देखिए, अवतरण 1 आपका सामने है और इसमें किशोर अवस्था के बारे में बताया गया है। हर मनुष्य के जीवन में कुछ अवस्थाएं होती हैं। एक तो जब वो पैदा होता है तो नवजात शिशु की दशा में होता है। उसके बाद बाल्यकाल आता है, यानी बचपन आता है। जब थोड़ा सा बोलने और चलने योग्य होता है तो उसका बचपना शुरू होता है वहाँ से। हालांकि पैदा होता है तब भी बच्चा ही रहता है, तो वो एक नवजात स्थिति होती है। लेकिन धीरे धीरे वो समझने में सक्षम होता है और उसका खेलने खाने में जो जीवन व्यतीत होता है उसको बाल्यकाल कहा जाता है। उसके बाद धीरे धीरे उम्र बढ़ती है, करीब 10 से 11, फिर 12-13 वर्ष की जो अवस्था होती है, यहाँ किशोर अवस्था, यानी जिसे आप टीन एज कहते हैं, तो वो आती है। और किशोर अवस्था में थोड़ा सा युवापन जो होता है उसका लक्षण प्रकट होता है और जो बाल्यकाल के अभी अवशेष होते हैं वो गए नहीं रहते हैं। तो ये बीच की संक्रमण वाली स्थिति होती है, मतलब बचपना अभी मन में रहता है और जो युवा अवस्था का जोश होता है वो भी अंदर कुलबुलाने लगता है। तो ये जो संक्रमण वाली दशा होती है, ऐसे में अपने आप को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होता है। और इस समय जो आपके अंदर ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, असीम ऊर्जा का एक भंडार आपके अंदर इकट्ठा हो रहा है, उसको अगर सही दिशा में आरोपित कर दिया गया, सही दिशा में आपने लगा दिया या लगा दिया गया आपको, तो आप बहुत कुछ प्राप्त भी कर सकते हैं। और अगर नहीं लगाया गया और भटक गए तो बहुत कुछ गंवा भी सकते हैं। इसी पर यह चर्चा की गई है, तो आइए देखते हैं। इसमें यह कहा गया है कि किशोर वय उम्र का एक ऐसा पड़ाव होता है जहां से गुजरते हुए मानवीय व्यक्तित्व अपनी अंतर्निहित मौलिकताओं को उभार कर जीवन को सही दिशा, संतुलन, सामंजस्य, प्रखरता के मार्ग की ओर अग्रसर करता है। जो बातें मैंने कही उन्हीं को यहाँ पे अच्छी हिंदी में बताया गया है। ये कहा गया है कि मनुष्य के व्यक्तित्व में जो मौलिकता होती है, यानी उसका अपना जो व्यक्तित्व होता है, अपने जो गुण या अवगुण होते हैं, वो परिलक्षित होने लगते हैं। जब तक वो बच्चा रहता है तब तक उस पर माता पिता का ज़्यादा प्रभाव होता है। मतलब माता पिता जैसे कहेंगे, मम्मी आपकी कहीं कि खा लीजिए तो आप बैठकर खाने लगे। जब वो कहें कि बेटा सो जाओ तो सो गए। अब स्कूल जाओ, चलो उठो, तो स्कूल के लिए तैयार होने लगे और निकल गए। उसके बाद होमवर्क करो तो कहने पर बैठ गए और जितनी देर आपको बैठाकर होमवर्क करवाया गया उतनी देर आपने किया, और उसके बाद फिर मम्मी की गोदी में सो गए या बिस्तर पर सो गए जहां आपको सुलाया गया, इस प्रकार से। या पिता जो है वो आपको एक टॉफ़ी ले आकर दी और कहे कि एक टॉफ़ी से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, उससे ज़्यादा खाओगे तो दांत सड़ जाएंगे, इस प्रकार से कह दिया। तो आप इन सब चीज़ों को एकदम खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जब किशोर अवस्था आने लगती है, यानी आपकी टीन एज शुरू हो जाती है, तो वहाँ से आपके मौलिक विचार विकसित होने लगते हैं, यानी आप उस पर खुद विचार करने लगते हैं। जो आपसे कहा जाता है उसको आप तर्क के तराजू पर तौलते हैं और सोचते हैं कि ये ठीक भी है या नहीं, मतलब अपने विवेक का यहाँ पे काम लेने लगते हैं। और यही स्थिति आपको एक पूर्ण मनुष्य बनाने में सक्षम होती है, बशर्ते इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे यही कहा गया है कि यदि व्यक्तित्व की क्षमताओं पर नियंत्रण, संतुलन और सुनियोजन सध जाए तो जीवन की डोर हाथ में होती है। मतलब यही जो वैचारिक क्षमता है, यही जो हमारी मौलिकता है, जो कि हमें यहाँ सोचने के लिए विवश करती है, अगर इसे साध लिया जाए, नियंत्रित कर लिया जाए और संतुलित होकर आगे बढ़ा जाए तो जीवन की डोर पूरी तरह से हमारे हाथ में होती है। और जो सफल लोग होते हैं वो ऐसा करते हैं। इसके बाद नीचे कहा गया है कि ऐसे जीवन को आसानी से लक्ष्य की ओर बढ़ाने के लिए सफलता और सार्थकता की सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। मतलब जीवन की गाड़ी को लक्ष्य की ओर अगर हमें बढ़ाना है और सफलता और जो सार्थकता है उसकी सिद्धि प्राप्त करनी है, तो उसके लिए पहले हमें अपने जो आयु का ये पड़ाव है, इसकी अवस्था को समझना होगा और इस समय अपनी ऊर्जा को एकत्रित करके एक सही दिशा में लगाना होगा। परंतु इस वय में यदि जीवन पर पकड़ नहीं बन पाती है तो व्यक्तित्व की क्षमताएं ऐसी बिखर जाती हैं कि कभी कभी समेटने में सारी उम्र चूक जाती है और तब भी जीवन की डोर हाथ में नहीं आती है। व्यक्ति के जीवन की सफलता और सार्थकता की नींव किशोरावस्था में ही रखी जाती है। यह उम्र जो है ये अत्यंत संवेदनशील, महत्वपूर्ण पड़ाव वाली होती है, जहाँ शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर द्वंद्व, संघर्ष और सृजन की जो प्रक्रियाएं हैं वो बहुत तेज रफ्तार में हो रही होती है। मन, प्राण और हृदय तीनों ही यहाँ आंदोलित हो रहे होते हैं। तीनों में यहाँ पे संघर्ष चल रहा होता है, कभी कोई हावी हो जाता है, कभी कोई हावी हो जाता है। तो इस समय बहुत फूंक फूंक कर कदम रखने की आवश्यकता होती है और इस समय बच्चे से ज़्यादा या उस किशोर से ज़्यादा कर्तव्य उसके अभिभावकों का होता है,
क्योंकि किशोर के अंदर अभी इतनी समझ भी विकसित नहीं हुई रहती है कि वो अपना अच्छा बुरा समझ सके। ये सही है कि अब वो विचार करने की दिशा में बढ़ने लगता है, मतलब अपने लिए फैसले खुद लेने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अभी वो नौसिखिया होता है। तो जो अनुभवी लोग हैं, जिनके पास जिंदगी का तजुर्बा है, वो उसे यहाँ पे आभास कराते हैं कि नहीं, यहाँ पर तुम गलत हो, यहाँ पर सही हो। जहाँ पर सही हो वहाँ पे प्रोत्साहन मिलेगा, जहाँ गलत हो वहाँ पर रोका जाएगा। जब ये चीज़ होती है तब वो उसकी जो दिशा है वो सही होती है। यहाँ लगाम की आवश्यकता होती है, जैसे जो तेज और उन्मत्त घोड़े होते हैं उनको लगाम डालनी आवश्यक होती है, वैसे ही। तो यही चीज़ है। और इसके अलावा परिवर्तन भी चारों ओर होते हैं। जो बहुआयामी परिवर्तन होते हैं उन्हें हम देखते हैं। मतलब शारीरिक परिवर्तन होता है, शरीर में डेवलपमेंट होते हैं तरह तरह के। इसके अलावा मानसिक परिवर्तन होता है, हार्मोनल चेंज होते हैं, बहुत तरह के बदलाव होते हैं। तो इन सब से क्या होता है, पूरा जो दिमाग और शरीर है वो अपने वश में नहीं होता है, उसमें संघर्ष चलता रहता है। तो आइए देखते हैं इसमें करना क्या है। यहाँ पर उपरोक्त अवतरण का उचित शीर्षक आपको देना है और उसके बाद 1/3 में संक्षेपण करना है और रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है। तो रेखांकित अंश इसमें 2 ही दिखाई देते हैं, अच्छी बात है। चलिए देखते हैं पहले शीर्षक क्या हो सकता है। शीर्षक इसका किशोरावस्था हो सकता है, अच्छी बात है। इसमें किशोरावस्था में आप लिख सकते हैं, या इसमें किशोर वय का स्वरूप है उसके बारे में लिख सकते हैं। किशोर वय भी लिख सकते हैं, वय मतलब भी अवस्था ही होता है। इसके बाद आपको करना है संक्षेपण। तो संक्षेपण में आप कैसे करेंगे? संक्षेपण में आप ऐसे लिख सकते हैं कि किशोरावस्था में मनुष्य व्यक्तित्व की मौलिकता को सही दिशा में बढ़ाता है और उसकी वही क्षमता जो है वो जीवन की डोर अपने हाथ में रखती है, जिससे कि लक्ष्य की सिद्धि होती है। यदि यह जो डोर है यह टूट जाती है या छूट जाती है, मतलब मनुष्य अपने लक्ष्यों को पहचान नहीं पाता और अपनी ऊर्जा को गलत दिशा में लगा देता है, तो जीवन की जो डोर है वो तो छूटती ही है और उसके बाद जिंदगी ऐसी बिखर जाती है कि फिर समेटने में सारी उम्र गुजर जाती है। इस प्रकार से आप कुछ लिख सकते हैं, या ऐसे शुरू कर सकते हैं कि किशोर वय जो होती है वो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है या पड़ाव होती है। इस समय शारीरिक और मानसिक ऊर्जा एकदम चरम सीमा पर पहुंचने के लिए उतावली हो रही होती है। चरम सीमा पर होती नहीं है, वो तो युवा अवस्था में होती है, लेकिन अब उसकी जो ऊर्जा का स्तर है वो लगातार बढ़ रहा होता है और उसके अंदर से लेकर बाहर तक लगातार परिवर्तन हो रहे होते हैं उस व्यक्ति के अंदर या उस बच्चे के अंदर। तो इससे उसकी विचारधारा में निरंतर परिवर्तन होते हैं, मूड स्विंग्स होते रहते हैं। और यह जो उतार चढ़ाव विचारधारा में होते हैं या स्वभाव में होते हैं, इन्हें सही दिशा देना आवश्यक होता है। और एक बार अगर इन्होंने सही लाइन पकड़ ली तो ये जीवन में बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। और यहीं पर अगर लाइन टूट गई, यानी आपके हाथ से वो सूत्र टूट गया जिसमें कि आप इसे बांधने वाले थे, तो जिंदगी बिखर जाती है, फिर उसे समेटने में पूरी जिंदगी या पूरी उम्र गुजर जाती। इस प्रकार से कहा गया है। तो इसे आप संक्षेपण के तौर पर लिख सकते हैं। इसके बाद रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है। तो रेखांकित अंशों की व्याख्या में पहले वाले में कहा गया है कि यदि व्यक्तित्व की क्षमताओं पर नियंत्रण, संतुलन और सुनियोजित जो मार्गदर्शन है वो साध लिया जाए तो जीवन की डोर अपने हाथ में आ जाती है। तो व्यक्तित्व की जो क्षमताएं होती हैं, हर मनुष्य के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ क्षमताएं होती हैं, वो छिपी हुई होती हैं, उन्हें उजागर करना जरूरी होता है। तो उजागर करने का यही समय होता है, किशोर अवस्था। इस समय अगर उजागर कर दिया जाए तो वो सज जाती हैं और उसके बाद उसी आधार पर जीवन ढल जाता है। तो इन पर नियंत्रण करना, संतुलन स्थापित करना और सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ना ये आवश्यक होता है, तभी जिंदगी की डोर अपने हाथ में आती है, अन्यथा भटक जाती है, ये छिटक जाती है और जीवन जो है वो अंधेरे गर्त में डूब जाता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो अगली रेखांकित पंक्ति है उसमें कहा गया है कि व्यक्ति के जीवन की सफलता और सार्थकता की नींव किशोरावस्था में ही रखी जाती है। तो जीवन का जो मूल चरण होता है या मेन पहलू होता है वो यहीं से शुरू होता है और यही वो उम्र होती है जिस समय कि आप ये तय करते हैं कि हम कौन सा कोर्स करेंगे, कौन सी पढ़ाई करेंगे, किस दिशा में जाएंगे, कौन सा लक्ष्य हमें अचीव करना है। ये सारे फैसले भी आपको इसी समय लेने होते हैं। अगर इस समय आप फैसला लेने में देर करते हैं, थोड़ा सा भी ढील देते हैं, तो इसका परिणाम आपको भविष्य में बहुत गंभीरता से भुगतना पड़ता है। ये चीज़ है। तो यहाँ वही कहा गया है कि सफलता और सार्थकता की जो नींव है वो किशोरावस्था में रखी जाती है। अच्छे गुणों को सीखने का भी यही समय होता है, अच्छी ऊर्जा को विकसित करने का यही समय होता है, कर्तव्यनिष्ठ बनने का यही समय होता है, देश के लिए कुछ सोचने का यही समय होता है और उस दिशा में काम करने का ये समय होता है। ये एक शुरुआत होती है जहाँ से शुरू करके आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं और यही वो समय होता है जिस समय कि आप बिगड़ भी सकते हैं, किसी गलत संगत में पड़ सकते हैं, कोई गलत कर्म सीख सकते हैं, कोई गलत काम सीख सकते हैं, उसके अलावा किसी व्यसन के आदी बन सकते हैं, ये भी हो सकता है। इस तरह से हो सकता है, या कोई गलत फैसला लेकर उसमें अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं, ये सब चीज़ें। तो इसीलिए कहा गया है कि सफलता और सार्थकता की जो नींव है वो किशोरावस्था में रखी जाती है। यहीं से मनुष्य निर्णय लेकर या इस पर चलकर सफल और सार्थक एक प्रासाद का या भवन का निर्माण करता है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ रेखांकित पंक्तियां 2 ही थी, 10-10 नंबर की थी, तो थोड़ा डिटेल में करिएगा। जैसा अंक निर्धारित है उसके हिसाब से आपको व्याख्या का आकार रखना है। अवतरण 2 को देखिए। अवतरण 2 में समय के महत्व के बारे में कहा गया है, आइए देखते हैं इसे।
देखिए, इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ना आवश्यक है, थोड़ा बड़ा है। इसमें यह कहा गया कि सभी को 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन इसी समय में कुछ लोग कुछ कर जाते हैं और चमत्कार की श्रेणी में गिन लिए जाते हैं, और कुछ लोग यूं ही बर्बाद कर देते हैं और हमेशा समय की कमी की शिकायत करते हैं। अमूमन हम समय की कीमत को समझ नहीं पाते। जब सब ठीक चल रहा होता है तो समय यूं ही बीत रहा होता है, लेकिन विषम पलों में परिस्थिति के दबाव में समय की कीमत ठीक ठाक समझ में आती है। जब समय बुरा होता है ना, मतलब परिस्थितियां हमारी खराब होती हैं, तब हमें समझ में आता है कि अच्छा, जब हम ठीक ठाक स्थिति में थे, यानी खुशहाल हमारी कंडीशन थी, तो उस समय अगर हम मेहनत कर लिए होते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। ऐसे बोलते हैं लोग। तो ये पछताने वाला भाव होता है, और ये पछतावा उन्हीं लोगों को होता है जो समय रहते चेतते नहीं है। ये चीज़ है। जब परीक्षा की घड़ियां एकदम समीप आती हैं तो समय बहुत कीमती प्रतीत होता है। समय को नष्ट कर रही अनावश्यक चीजें प्राथमिकता से विलुप्त होने लगती। जो ऐसे पलों में भी समय की कद्र नहीं करते, वे फिर तनाव अवसाद के शिकार हो जाते हैं। परीक्षा की अग्नि कसौटी पर खरे नहीं उतर पाते। जब कोई बस या ट्रेन के सफर पर होता है या हवाई यात्रा कर रहा होता है तो समय की कीमत समझ में आती है। कुछ ही पलों की देरी में बस, ट्रेन या फ्लाइट ये छूट जाती, और ऐसे में व्यक्ति मुस्तैद रहता है ताकि समय हाथ से निकल न जाए। ऐसे ही जीवन की यात्रा के हर पड़ाव पर एक कसौटी होती है, और जो समय का सदुपयोग करते हुए निर्धारित कार्यों को करते हैं, वे अपने कर्तव्य पालन के संतोष के साथ जीवन में आनंद मनाते हैं। देखिए, वो सफल कितने होते हैं, असफल कितने होते हैं, इससे उन्हें मतलब नहीं होता है। वो अपना कर्तव्य पालन करते हैं। जिस समय उन्हें जो काम करना चाहिए उस समय वो काम करते हैं। क्या होगा इसकी चिंता नहीं करते हैं। यही समय का मूल्य है, और यही समय की कीमत समझने का तरीका है। इसके बाद देखिए, जो ऐसे समय में लापरवाही बरतते हैं, समय को आलस्य या निरर्थक कामों में बिताते हैं, समय उन्हें भी नष्ट कर देता है। यह एक कठोर बात लग सकती है, लेकिन सत्य यही है। जिसने अपने जीवन काल का स्वर्णिम समय यूं ही बर्बाद किया, जीवन के उत्तरार्ध में उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शांति असंतोष ही उसके हिस्से में आते हैं। माफ कीजिएगा, अशांति और असंतोष ही उसके हिस्से में आते हैं। मतलब जो व्यक्ति अपनी युवावस्था और अपनी ऊर्जा वाले समय में, जो युवावस्था होती है और जो किशोर वय होती है, या अधेड़ अवस्था तक जो समय होता है, उसमें एनर्जी मनुष्य के शरीर में होती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। तो जो युवावस्था होती है उसको यूं ही अगर कोई घूमने टहलने या सोने में और खाने में व्यतीत कर दिया और कोई सार्थक काम नहीं किया, अपने भविष्य का इंतजाम नहीं किया, जुगाड़ नहीं किया, तो वो भविष्य में पछताएगा। उसको लगातार कष्ट होंगे, दुख झेलना पड़ेगा, और उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वही होगा। तो ये समय की कीमत है। यहाँ समय का सदुपयोग या समय की कीमत, इस तरह से शीर्षक आप लिख सकते हैं। और इसके बाद करनी है आपको रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या, जो कि 25 नंबर की है, और इसमें 2 रेखांकित पंक्तियां हैं। पहली वाली जो है, इसमें कहा गया है कि परिस्थितियों के दबाव में समय की कीमत ठीक ठीक समझ में आती है। जब परिस्थितियां अच्छी चल रही होती हैं, मतलब ठीक ठाक सब कुछ चल रहा होता है, तब तो आप एकदम बढ़िया जिंदगी जी रहे होते हैं, खाकर सो रहे होते हैं और एकदम प्रसन्नता के गीत गुनगुना रहे होते हैं। लेकिन जब परिस्थितियां खराब होती हैं तो आपको समझ में आता है कि हमें बुरे समय का भी इंतजाम करके चलना चाहिए था। ये चीज़ तभी समझ में आती है जब कंडीशन खराब होती है। तो इसीलिए कहा गया है कि जब परिस्थितियों का दबाव आता है तो समय की कीमत हमें समझ में आती है। जैसे एक छोटा नमूना ले लीजिए, किसी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, तो परीक्षा की तिथि जब दूर होती है, यानी अभी 1 साल दूर परीक्षा है, तो ऐसे में आप ढीले ढाले रहते हैं। आमतौर पर ऐसा ही देखा जाता है। जो चुस्त हैं वो तो एकदम अच्छे वाले हैं, वो तुरंत ही अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। लेकिन जो ढीले ढाले रहते हैं वो अपना आराम से 1 आध घंटा पढ़ लिया, उसके बाद मौज मस्ती कर रहे हैं। लेकिन जब परीक्षा सिर्फ 2 महीना शेष रहती है तो उनके सिर पर भूत सवार हो जाता है। वो सोचते हैं कि अब क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, कैसे पढ़ें, क्या करें, और मेरा होगा या नहीं होगा, ऐसे सोचने लगते हैं। तो ये परिस्थितियों का दबाव होता है, और उस समय हमें समझ में आता है कि इस समय जो हम इतने समय गिन रहे हैं कि अरे अब 60 ही दिन बचा हुआ है, अब केवल 90 दिन बचा हुआ है, अरे अब केवल 30 दिन बचा हुआ है। तो ऐसा वाला जो समय की गिनती हम लोग कर रहे हैं, इससे हमें ये अब महसूस होने लगता है कि जब बहुत सारे समय बचे हुए थे, यानी 365 दिन हमारे पास बचा हुआ था, तब मैंने कुछ नहीं किया। और जब अब गिनकर 2 महीना या 1 महीना बचा हुआ है, तब मेरे ऊपर पढ़ने का रोग सवार हुआ है। तो ये परिस्थिति के दबाव से हमें समय की कीमत महसूस होती है, ये चीज़ है। उसके बाद जो दूसरी वाली पंक्ति है, इसमें आप लिख सकते हैं, यहाँ कहा गया है कि ऐसे ही जीवन की यात्रा में हर पड़ाव एक कसौटी की तरह आता है। तो जिंदगी का हर पड़ाव एक कसौटी होता है, उस पर अपने आप को साबित करना होता है। कसौटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको परखा जाता है। तो जो युवावस्था होती है, यानी ऊर्जा का समय होता है, उस समय कसौटी आपकी मेहनत की होती है। आप कितना ज़्यादा अपने आप को तपा लेते हैं। इस समय अगर आप तपा लेंगे तो आप एक खरे सोने के रूप में भविष्य अपना एकदम शानदार तरीके से बिताएंगे। इस समय अगर आप मेहनत कर लेंगे तो आप यूपीएससी या यूपीपीसीएस में एक बढ़िया पोस्ट पालेंगे, और बढ़िया पोस्ट पालेंगे तो आपकी ज़िंदगी एकदम बढ़िया रहने वाली है आगे वाली। ये कहने का मतलब नहीं है कि आप घूसखोर बन जाएंगे और बंगले में सिर्फ एसी में सोएंगे, अपना काम नहीं करेंगे। काम तो करेंगे, कर्म तो जीवन है, वो जिंदगी भर चलेगा। लेकिन एक स्थायी और जो संतुष्टि वाला जीवन है वो आप जिएंगे। और इस समय अगर आप ऐरे गहरे ऐसे ही भटकते रहे तो कुछ नहीं होगा, कंपटीशन नहीं क्लियर होगा, आप मुखर्जी नगर का चक्कर लगाकर लौट आएंगे, और उसके बाद घर लौटकर कुछ ऐसा काम करने लगेंगे जो आप नहीं करना चाहते थे। तो जिंदगी भर आपको इसका पछतावा रहेगा और हमेशा दुख सालता रहेगा।
तो ये सब चीज़ें हैं, तो उसको आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, अपनी व्याख्या में अपने उदाहरणों को जोड़ सकते हैं। एकदम से सस्ते उदाहरण मत जोड़िएगा, थोड़े से जो प्रामाणिक या व्यवहारिक उदाहरण हैं उनको इस्तेमाल करिएगा। इसके बाद चलते हैं आगे। यहाँ पर तीसरे का क और तीसरे का ख ये पत्र लेखन से संबंधित होता है। इसमें पहले वाले में उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव के द्वारा मातहत यानी जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं एवं विभागाध्यक्ष उनको जारी एक परिपत्र का आपको नमूना तैयार करना है, जिसका कि मुख्य विषय राज्य सरकार के अधीन पदों एवं सेवाओं में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व से जुड़ा हुआ है। ये 10 अंकों का पूरा प्रश्न है। तो इसमें ढांचा कैसा होगा, मतलब इसे आप कैसे फ्रेम करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, सरकारी पत्र का जो ढांचा होता है उसमें उसी तरीके से शुरू करेंगे। पहले तो हमें ये देखना चाहिए किसी भी पत्र में अगर लिखने के लिए आया है तो कौन भेज रहा है और किसको भेज रहा है, मतलब प्रेषक कौन है और प्रेषिती कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। तब आप पत्र में गलतियां नहीं करेंगे। 3 चीज देख लीजिएगा, कौन भेज रहा है, किसको भेजा जा रहा है और किस प्रकार का पत्र है। 3 चीजें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप पत्र लेखन में कहीं भी मिस्टेक नहीं करेंगे, बशर्ते आपको सारे पत्रों के प्रारूप पता हो। ठीक, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश शासन के जो मुख्य सचिव हैं वो पत्र को प्रेषित कर रहे हैं, यानी भेजने वाले जो है वो मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन है। किसको भेज रहे हैं, तो जो मातहत अधिकारी या विभागाध्यक्ष हैं दोनों जने को भेजा जा रहा है, यानी एक से ज्यादा लोगों को ये सरकारी पत्र प्रेषित होगा। तो ये क्या होगा, ये परिपत्र होगा, ठीक है, सर्कुलर होगा। इसका नमूना आपको तैयार करना है और इसका विषय क्या है, तो इसका विषय है राज्य सरकार के अधीन सेवा या पद हैं उनमें जो अनुसूचित जाति हैं, मतलब अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके प्रतिनिधित्व को स्वीकार करना या उससे संबंधित जो रिक्त सीटें हैं उनका आवंटन करना, इससे संबंधित कुछ बात आपको कहनी है। तो विषय के तौर पे आप उसे संक्षिप्त में लिखेंगे। तो इसे आप ऐसे शुरू कर सकते हैं कि पत्रांक आप यहाँ डाल दीजिए। देखिए, पत्रांक यहाँ कोने में डाल दीजिए या ऊपर डाल दीजिए, सबसे अच्छा यहाँ शीर्ष भाग में डाल दीजिए। और उसके बाद प्रेषक का नाम आप यहाँ पे बाईं ओर डालिए, प्रेषक, सचिव, और सचिव कौन, तो मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, भारत सरकार, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। या उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव हैं तो उनका आप यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं, उन्हीं का जिक्र कर दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं कि प्रेषक, चूंकि जिसका नाम दिया है और जिसका पद नाम दिया है उसी का जिक्र करें तो बेहतर रहेगा। यहाँ नमूना देना है तो प्रश्न के हिसाब से नमूना देना है, तो आप ऐसे शुरू करिएगा। देखिए, प्रेषक और प्रेषक के बाद नीचे क्वामा ऐसे, और उसके बाद श्री क ख ग जो भी सचिव है, मतलब नाम यहाँ दिया नहीं है तो नाम उल्लेख आप नहीं करें तो बेहतर रहेगा। क ख ग मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, इतना लिखा आपने बाईं ओर। और बाईं ओर लिखने के बाद उसी के ठीक नीचे सेवा में, परिपत्र में आपको एक से ज्यादा लोगों को पोस्ट करना होता है, तो सेवा में किसको, जिसको आप भेज रहे हैं, तो यहाँ किसको किसको भेज रहे हैं, सेवा में के बाद कॉमा लगाएंगे और नीचे लिखेंगे समस्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन, उसके बाद समस्त विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश शासन और समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश शासन, ये 3 जने को भेजा जा रहा है। उसके बाद इधर दाहिनी ओर नीचे आप जो स्थान है और दिनांक है उसको डालेंगे और उसके बाद तब यहाँ बीच में विषय लिख लीजिएगा, मतलब बाईं ओर विषय हेडिंग डालिएगा और उसके बाद लिखते हुए ऐसे दाईं ओर जाएंगे। विषय आपका क्या है, यहाँ विषय आपका है राज्य सरकार के अधीन पदों और सेवाओं में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व, इतना विषय आपने लिखा। उसके बाद का काम आपका एकदम सरकारी पत्र जैसा होगा, यानी महोदय लिखकर आप जितनी भी सरकारी पत्र वाली भाषा होती है उसका इस्तेमाल करके अपनी बात कहेंगे कि मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि नियुक्ति जो विभाग है उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या, जो शासनादेश संख्या थी उसका उल्लेख कर लेंगे। इस दिनांक को निर्दिष्ट किया गया था कि प्रशासन में कुशलता बनाए रखने के लिए योग्यता का जो न्यूनतम मापक नियत किया जाए वो सभी उम्मीदवारों के लिए समान होना चाहिए। अब यहाँ पे अपनी मूल बात को रखेंगे और अगर आवश्यकता पड़ती है तो अनुच्छेद में अपनी बात कह सकते हैं, यानी पहला अनुच्छेद जो है उसको बिना नंबरिंग के छोड़ देंगे, दूसरे अनुच्छेद से यहाँ पे आप लिखना शुरू करेंगे। जब आपकी बात समाप्त हो जाए तो उसके बाद जैसे सरकारी पत्र में समापन किया जाता है वैसे ही आपको करना है, यानी इसके दाहिनी ओर नीचे यहाँ पे भवदीय और क ख ग और मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, इस प्रकार से यहाँ पे पत्र संख्या आप डाल दीजिए और उसके बाद प्रतिलिपि जितने जितने जने को भेजनी है उतने जने को बाईं ओर लिख डालिए। मतलब यहाँ पे सचिवालय के समस्त विभाग को भेज सकते हैं आप, राज्यपाल के सचिव को भेज सकते हैं, सचिव लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को भेज सकते हैं, मुख्य कार्यालय निरीक्षक उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को भेज सकते हैं, या हरिजन कल्याण समाज कल्याण अधिकारी जो होते हैं उत्तर प्रदेश के, मतलब प्रादेशिक, यहाँ प्रादेशिक स्तर का है तो उनको भेज सकते हैं। और उसके बाद जब इतना आप प्रतिलिपि वाला काम कर लीजिएगा तो यहाँ पे आज्ञा, मतलब इसको पुष्ट करने के लिए यहाँ पे आज्ञा देने का एक जरूरी फॉर्मेलिटी होती है, तो आज्ञा से आयुक्त या सचिव और आयुक्त और सचिव के हैसियत से जो भी व्यक्ति हो उसका हस्ताक्षर, ये आपका यहाँ पे दाहिनी ओर यहाँ नीचे रहेगा। इस प्रकार से ये पूरा प्रारूप तैयार होगा। इसके बाद जो अगला हमारा पत्र है, देखिए परिपत्र का जो स्वरूप होता है वो सरकारी पत्र जैसा ही होता है, बस फर्क ये होता है कि एक से ज्यादा लोगों को भेजा जाता है। इसके बाद ख वाले में कहा गया है, जो तीसरे का ख है, कि सचिव शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, यानी मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके हिसाब से इसका नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है।
तो इसकी ओर से केंद्रीय विश्वविद्यालयों के जो कुलपति हैं उनको एक सरकारी पत्र लिखना है जिसमें कि उन्हें विश्वविद्यालयों में समस्त रिक्तियों को यथाशीघ्र भरने की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए कहा गया हो। तो इसको आप कैसे करिएगा, इसमें आप देख लीजिए कि कौन किसको भेज रहा है। तो यहाँ भेजने वाले कौन है, भेजने वाले सचिव है मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय के, और ये मंत्रालय किसके अधीन है, तो भारत सरकार के। तो यहाँ पर पत्रांक वगैरह ऊपर डालकर और उसके बाद विभाग का नाम सचिव के स्तर का है तो प्रेषक के तौर पे आप यहाँ बाईं ओर लिखेंगे प्रेषक सचिव मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। उसके बाद सेवा में जिसको भेजा जा रहा है तो सेवा में यहाँ किसको भेजा जा रहा है, जितने कुलपति हैं केंद्रीय विश्वविद्यालयों के उनको भेजा जा रहा है तो उनका नाम लिखेंगे। उसके बाद सरकारी पत्रों में औपचारिकता होती है तो विषय लिखना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, जो बाईं ओर का हिस्सा है वहाँ पे विषय ऐसे हेडिंग डालेंगे और उसके बाद लिखते हुए ऐसे दाहिनी ओर जाएंगे। विषय में क्या लिखेंगे, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं उनको समस्त रिक्तियों को यथाशीघ्र भरने के संदर्भ में यहाँ पर आपको पत्र लिखना है। उसके बाद नीचे संबोधन डालकर महोदय या महोदया जो भी, मुझे आपको ये सूचित करने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि अपने विश्वविद्यालय में खाली पड़ी जो जितनी भी रिक्तियाँ हैं यानी खाली सीटें हैं उनमें मतलब उनके कारण शिक्षण कार्य जो है वो बाधित हो रहा है, प्रशासनिक कार्य भी बाधित हो रहा है। तो रिक्तियों को यथाशीघ्र भरने की प्रक्रिया को पूर्ण करें। और उसके बाद भवदीय अपना यहाँ पे जो भेजने वाले व्यक्ति हैं वो अपना परिचय देंगे। तो भवदीय सचिव, और सचिव कहाँ के हैं, तो ये मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के हैं, भारत सरकार। इस प्रकार से आप लिखकर अपना काम खत्म करेंगे। प्रतिलिपि किसको किसको भेजनी है तो उसका उल्लेख आप बाईं ओर करेंगे। यहाँ प्रतिलिपि आप भेजेंगे समस्त कुलपति जो केंद्रीय विश्वविद्यालय के हैं उनको, तो सूचनार्थ उनको प्रेषित, इस प्रकार से आप बाईं ओर लिख देंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो एक सधा नपा प्रारूप होता है, उसी के अंदर आपको काम करना होता है। चलिए देखते हैं आगे। चौथा वाला जो प्रश्न है इसमें देखिए कहा गया है कि निम्नलिखित उपसर्गों और प्रत्ययों से एक एक शब्द की रचना करिए। इसमें उपसर्ग कौन सा है और प्रत्यय कौन सा है ये नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, इसमें पता लग जाएगा। देखिए जो शुरुआत होती है वो उपसर्ग से होती है, यहाँ परि है, ठीक है, परि है, उसके बाद दुस है, दुस के बाद आ है। तो परि से अगर आप शब्द बनाएंगे तो परिक्रमा हो सकता है, परिजन हो सकता है, एक एक ही बनाना है वैसे, परिजन हो सकता है, परिणाम, परिपूर्ण, परिवर्तन, इस प्रकार से अनेकों शब्द हो सकते हैं। दुस से अगर बनाना चाहे तो दुस्साहस हो सकता है, दुशासन हो सकता है, दुष्चरित्र हो सकता है, दुष्कर हो सकता है, ये सब हो सकता है। इसके बाद आ से अगर बनाना चाहें, आ भी क्या है, उपसर्ग है, तो उपसर्ग आगे लगता है, आरक्त हो सकता है, आकंठ हो सकता है, आकर्षण हो सकता है, आकाश हो सकता है, आमुख हो सकता है, आकृष्ट हो सकता है। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। इसके बाद भर है, तो भर से बना सकते हैं आप, भरपेट हो सकता है, भरपूर हो सकता है, भरसक हो सकता है, इस प्रकार से भरमार हो सकता है, ये सब सारे शब्द बन सकते हैं। इसके बाद सु से बना सकते हैं, सुव्यवस्थित, सुसज्जित, सुगठित, इस प्रकार से अनेकों शब्द बन सकते हैं। इसके बाद यहाँ से देखिए प्रत्यय है, यहाँ से आपका प्रत्यय है जो कि पीछे लगेगा। जो 5 शब्द हैं वो प्रत्यय के तौर पे हैं, आइन है, इक है, एरा है, वां है और हरा है। इसको आपको बनाना है। तो आइन से आप कौन कौन सा बनाएंगे, आइन से अगर बनाना चाहें तो यहाँ पे ठकुराइन हो जाएगा, इसके अलावा पंडिताइन हो जाएगा, हलवाइन हो जाएगा, इस प्रकार से बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। इसके बाद इक से अगर बनाना चाहें तो तार्किक हो सकता है, वार्षिक हो सकता है, मौखिक हो सकता है, लास्ट में ये आएगा, लौकिक हो सकता है, नैतिक हो सकता है। ये सब इक से बनने वाले, इक प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं। एरा से अगर बनाना चाहें तो एरा से बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, ममेरा, मौसेरा, कसेरा, चचेरा, अंधेरा, सपेरा, लुटेरा, ये सब शब्द जो है ये एरा प्रत्यय से बनने वाले हैं। वहाँ से अगर बनाना चाहें तो 20वां, 24वां, 25वां, 29वां, 10वां, 100वां, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। इसके बाद हरा से अगर बनाना चाहें तो हरे से सुनहरा हो सकता है, इकहरा हो सकता है, दोहरा, तिहरा, चौहरा, इस प्रकार से हो सकता है। तो ये सब शब्द रचना आपको करनी है, ये आपकी रचनात्मकता पर निर्भर करता है। इसके बाद विलोम शब्द लिखना है, तो ढेर सारे शब्द यहाँ पर है, इनका विलोम अध्यावसाय ये पहला है, इसके बाद अक्षर है, इसी प्रकार से आकर्षण है, आविर्भाव है, गणतंत्र, तेजस्वी, यथार्थ, बर्बर, क्षणिक, ध्वंस, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो अध्यावसाय का अनध्यावसाय हो जाएगा, अन यहाँ पे लगा देंगे, ये बदल जाएगा, अक्षर का क्षर हो जाएगा, आकर्षण का विकर्षण हो जाएगा, आविर्भाव का तिरोभाव हो जाएगा, गणतंत्र का राजतंत्र हो जाएगा, गणतंत्र मतलब जनता का शासन, राजतंत्र मतलब मोनार्की यानी राजा का शासन। इसके बाद बर्बर का सभ्य हो जाएगा, तेजस्वी का निस्तेज हो जाएगा, यहाँ आप क्रम से देख रहे हैं। इसके बाद गणतंत्र का राजतंत्र आपने देखा ही, यथार्थ का क्या हो जाएगा, यथार्थ का लौकिक हो जाएगा। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ ध्यान से देखें तो इसमें और भी शब्द हैं, जैसे कि बर्बर है तो बर्बर का सभ्य हो जाएगा। इसके बाद क्षणिक का क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा या शाश्वत हो जाएगा। ध्वंस का निर्माण हो जाएगा। यहाँ क्रम से देखते चलते हैं। तो इसमें जितने भी विलोम हैं ये सामान्य तरीके के हैं, इन्हें आप कर सकते हैं। इसके बाद वाक्यों को शुद्ध करना है, वाक्य शुद्धि की ओर चलते हैं। तो पहले वाले में कहा गया है कि रविता हिंदी की शोधार्थिनी है, शोधार्थिनी दिया हुआ है।
तो यहाँ शोधार्थिनी कोई शब्द नहीं होता, शोधार्थी होता है, ठीक है। तो शोधार्थी है, इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके बाद रिसर्च स्कॉलर कहा जा रहा है। इसके बाद हजारों वर्ष पूर्व पृथ्वी आग का गोला थी, तो हजारों वर्ष पूर्व पृथ्वी आग का गोला थी, इस प्रकार से, मतलब इसमें कोई गलती नहीं है। इसके बाद पुस्तकों का प्राकथन परिचयात्मक होता है, ऐसे कहा जा रहा है। तो इसमें देखिए और कोई गलती तो नहीं है, लेकिन शब्द जो है वो गलत दिया है। प्राकथन नहीं होता है बल्कि प्राकथन होता है। प्रा और उसके बाद आधा क, फिर पूरा क, फिर थ, फिर न, यानी प्राकथन इसको लिखते हैं। तो यहाँ आधा क और पूरा क दोनों होता है, यहाँ सिर्फ क दिया है, इस प्रकार से ये गलत है। इसके बाद शाहजहां ने सड़कों को बनवाई, तो यहाँ शाहजहां ने सड़कों को बनवाया, इस प्रकार से हो सकता है। आपकी सूचनार्थ निवेदन है, यानी आपको सूचनार्थ निवेदन है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। बहुत से तो रिपीटेड है। इसके बाद 7वां वाला जो है, इसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको लिखना है, तो इसमें आप कैसे लिखेंगे? देखिए पहले वाला जो है, जिसका दमन किया गया हो, दमित कहा जाएगा। जिस पर उपकार किया गया हो वो उपकृत होगा। अतिथि सत्कार की भावना आतिथ्य होती है। जिसका उत्तर न दिया गया हो वो अनुत्तरित होता है। और तुरंत उत्पन्न होने वाली जो सूझबूझ होती है उसको प्रत्युपन्न मति कहा जाता है। मतलब तुरंत उत्पन्न होने वाली जो मति है वो कैसी है? प्रत्युपन्न मति है। इसके बाद अब मुहावरे और लोकोक्ति है, इसमें देख लीजिए। तो पहले वाले में है उल्टे छुरे से मूड़ना। इसका मतलब क्या होता है? मूर्ख बनाकर स्वार्थ सिद्ध करना। मतलब काशी के अधिकतर जो पंडे हैं वो तीर्थयात्रियों को उल्टे छुरे से मूड़ लिया करते हैं। खेत रहने का मतलब होता है युद्ध में मारा जाना। तो देश की सीमाओं पर सुरक्षा करते हुए हजारों देशभक्त सैनिक जो है वो खेत रहे, इस प्रकार से। गंगा लाभ होना यानी अच्छी मृत्यु प्राप्त करना। तो राजा राम प्रत्येक वर्ष कुंभ के अवसर पर प्रयागराज में कल्पवास करते थे और कल्पवास के अवसर पर ही उनकी मृत्यु हो जाती है, यानी उसी के दौरान। तो इस प्रकार से उन्हें गंगा लाभ प्राप्त होता है। उसके बाद यहाँ लाख से लीक होना, यानी एकदम से धनी से निर्धन हो जाना, लखपति से एकदम रोडपति हो जाना, यानी कंगालपति हो जाना। तो सुरा और सुंदरी की आदत से महेश शर्मा जो है वो लाख से लीक हो गए, इस प्रकार से। इसके बाद हथेली पर सरसों उगाना। हथेली पर सरसों उग सकती है? नहीं उग सकती, तो यह असंभव कार्य है। अनोखा कार्य करना या असंभव कार्य करना। तो विज्ञानियों ने ब्रह्मांड की खोज करने वाली मशीन बनाकर हथेली पर सरसों उगा दिया, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, LHC मशीन। बिग बैंग थ्योरी को इसी प्रैक्टिकल के द्वारा प्रूव किया गया था, जिनेवा में हुआ था। इसके बाद यहाँ देख लीजिए, अशर्फी की लूट पर कोयले की मुहर, ये है। तो इसका मतलब क्या होता है? मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु पर ज्यादा ध्यान देना। तो आजकल के प्रकाशक जो है वो पुस्तक के आवरण पृष्ठ के रंग संयोजन को ही सर्वाधिक संवारते रहते हैं और उसकी गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देते। इसी को कहा जाता है अशर्फी की लूट पर कोयले की मुहर। इसके बाद छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, ये आप देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? किसी अयोग्य व्यक्ति को उसके योग्य वस्तु, मतलब उसके काम की वस्तु न देना, यानी एक ऐसी वस्तु दे देना जिसके कि वो सर्वथा अयोग्य है, इस प्रकार से आप समझ लीजिए। तो इसको आप वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा का ज्ञान उसको बिल्कुल नहीं था, किंतु वह अंग्रेजी भाषा का प्रवक्ता बन गया है। तो यह तो वही हो गया कि छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल लगा दिया गया है। छछूंदर जो है वो बहुत गंदी होती है, गंदगी में रहती है, और वो चमेली का तेल लगा देगी तब भी महकेगी वैसी ही। इसके बाद हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, यानी बेमेल चीज जो होती है, मतलब बेमेल काम करना या अनमेल बात करना। कहाँ की बात हो रही थी? और सुधीर जी जो है वो मेहनत और ईमानदारी की बात करने लगे उस समय, मतलब गृह चर्चा हो रही थी और इस समय वो नैतिक आदर्शों का भाषण देने लगे। तो यहाँ हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत होने लगा, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसके अलावा ये वाला बड़ा अच्छा है, बाप मरे अंधेरे में और बेटे के नाम पर पावर हाउस। आयोग इसको बार बार पूछता है। तो इसका मतलब क्या है? सामर्थ्य से आगे बढ़कर बात करना या झूठी शेखी बगाड़ना। तो रामलाल तो कभी गाड़ी में बैठ नहीं सका और उसका बेटा जो है वो गाड़ी की एजेंसी की बात करता है, तो इसे कहते हैं बाप मरे अंधेरे में और बेटे के नाम पर पावर हाउस। इसके बाद यहाँ पर नीचे एकदम अंतिम वाला है, घर का जोगी जोगड़ा और आन गांव का सिद्ध, वही घर की मुर्गी दाल बराबर कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है? अपने पास की चीज की लोग कद्र नहीं करते हैं और दूसरों को श्रद्धा की निगाह से देखते हैं। तो यहाँ वही आप कह सकते हैं कि रामदयाल जी जो है वो खुद उच्च श्रेणी के, उच्च कोटि के व्याकरण के शिक्षक हैं और उनका पुत्र जो है वो व्याकरण सीखने के लिए दूसरे अध्यापक के यहाँ जाता है, मतलब ट्यूशन लेने के लिए जाता है। तो इसमें यही बात सिद्ध होती है कि घर का जोगी जोगड़ा है और आन गांव का जो है वो सिद्ध हो गया, यानी सिद्ध पुरुष मान लिया गया। इस प्रकार से ये मुहावरे का जो पोर्शन है ये खत्म होता है और इसके साथ ही ये मॉक टेस्ट यही खत्म होता है। ये 8वां था। इसके बाद जो आगे वाले मॉक टेस्ट पेपर है वो आपको वीडियोस के जरिए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।